ज़ाहिर कश्मीर की जो तारीख़ है उसमें बहुत ही अहमियत का हामिल है और 7 दहाइयों से जारी इस जद्दोजहद का जो नुक्ता आगाज़ है वो 27 अक्टूबर को हुआ। हमेशा हर साल हम ये दिन मनाते हैं। कश्मीरियों की ने जिस तरीके से 7 दहाइयों से जबर, जुल्म और इस्तबदाद के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद की है, पूरी दुनिया और बिलखसूस मुसलमानान पाकिस्तान उस जद्दोजहद के अमीन हैं। हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह कश्मीर के इस कॉज के साथ खड़े हैं। हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी। हमने अपनी मईशत, अपनी सियासत, अपनी पॉलिसीज़ कश्मीर के इर्द गिर्द बुनी हैं और आज की ये जो तकरीब है ये सिर्फ एक हदिया तबरीक है उन कश्मीरी माओं, बहनों, बेटियों को जिन्होंने अपने प्यारों को इस जंग में कुर्बान होते देखा, उन ख़वातीन को जिन्होंने खुद अपने जिस्म के ऊपर ये वार सहे, उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन उनसे जुदा हुए और तहरीक आज़ादी में शामिल हर फर्द के लिए जिसने कि ये चिराग जलाए रखा। इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म की रात है वो तारीख तो होती है लेकिन वो रात फिर रात है और आज की इस तकरीब में हमने कोशिश ये की है कि एहतजाजी शायरी का जो मिजाज इस कश्मीरी कौम में भी पाया जाता है और जो हमारी अपनी रवायत रही है, जहाँ इतने बड़े बड़े शायर गुज़रे जिन्होंने एहतजाज को अपने खूबसूरत लफ्ज़ों में परोया, उसको हम सामने लेके आए। कोविड की वजह से चूँकि हमने बड़ी मुख्तसर तकरीब जो है वो रखी है, लेकिन हमने इसको एहतमाम ये किया है कि मीडिया के ज़रिए ये हर शख्स तक ये शायरी की आवाज़ पहुँचे, ये म्यूज़िक की आवाज़ पहुँचे और एक जला बख्शी जाए उन कश्मीरियों को जो इस जद्दोजहद को आगे लेके बढ़ रहे हैं। सो इंशाअल्लाह ताला ये जो जद्दोजहद है इसमें आज़ादी का जो दिन है वो तवील जद्दोजहद तो ज़रूर है लेकिन ये दूर नहीं है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोग और कश्मीर के लोग मिल के आज़ादी का ये जश्न मनाएंगे। हमने देखा है कि जिस तरीके से भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कामयाबी को, जिस तरह न्यूजीलैंड के मैच के बाद पाकिस्तान की कामयाबी को मकबूजा कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया, जो जश्न मनाया गया, उसी से आंखें खुल जानी चाहिए नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और बाकियों उन लोगों की जो कश्मीरियों को महकूम रखना चाहते हैं। कल जिस तरीके से भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकबूजा कश्मीर में जिस ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, जिस तरह से किसी भी बड़ी वहाँ की जमात ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया और जिस तरह कश्मीर के लोगों ने भारत सरकार को मुस्तरद किया है, वो फिर साबित करता है कि कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और जब वो ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो पाकिस्तान का भी यही नारा है कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर इंशाअल्लाह हमारा है और हमारा खून का हर कतरा, हमारी रूह, हमारा जिस्म, हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के लोगों के लिए हाज़िर है। हमारे तो कब्रिस्तान नहीं है जिसमें कोई शहीद नहीं है और ख़ुसूसन मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा हर कब्रिस्तान उन शहीदों की लहू की खुशबू से महक रहा है जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जान दी। हमारा हर घर किसी न किसी गाजी का कर्जदार है जिसने अपनी जान हथेली पे रख के ये जद्दोजहद की और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये गम की शाम है लेकिन ये शाम ही तो है। इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा जब हम और मकबूजा कश्मीर के लोग मिल के आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। शुक्रिया। हम कश्मीरी हैं, कश्मीर इंशाल्लाह हमारा है। बहुत खूब फवाद साहब। और आप जब भी बात करते हैं, चाहे आप मीडिया टॉक करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
अपने मुखालिफ को किस तरह से लताड़ना है, उसे किस तरह से पछाड़ना है, ये ना सिर्फ तमाम एंकर बरादरी जानते हैं बल्कि वो लोग जो कि देख रहे होते हैं आपकी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस को, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, वो से बहुत महसूस भी होते हैं। और बाज़ औक़ात तो जो एंकर्स हजरात हैं आपके टॉकिंग पॉइंट्स उठा के, पंचिंग लाइन उठाकर बात भी करते हैं। आज सुबह भी जब आप क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया कि हमने देखा है किस तरह से इंडिया की पिटाई हुई। कल भी आपने कुछ अल्फाज कहे थे और आपने कहा था कि हम तो न्यूजीलैंड से बदला लेने गए थे, ये पता नहीं इंडिया की टीम दरमियान में कहाँ से आ गई। बट एनीवेज ये सिर्फ एक कुछ चंद अल्फाज थे थोड़ा सा माहौल नॉर्मल करने के लिए। मैं जानती हूँ कि आज हम यौम सियाह की मुनासबत से इस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सब बोर ना हो इसलिए कुछ आपको थोड़ा सा एक अच्छे मूड में लाने के लिए इन चंद जुमलों का भी मैंने सहारा लिया, वो भी आप ही के कहे गए अल्फाज की वजह से। बट एनीवेज आज के दिन के हवाले से ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 27 अक्टूबर 1947 को वो क्या हालात थे, वो क्या मुहर्रकात थे जब भारत ने तमाम तर कानूनी और जमहूरी जवाब को पसे पुश्त डालकर कश्मीर पर फौज कशी की। वो सूरत हाल क्या थी, वो क्या मामला थे, वो दिन क्या था, उस वक्त हुआ क्या था, उन हकाइक को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम उन हकाइक की बात करते हैं तो सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, कोशिश की जाती है कि इस तरह से उनको विजुअलाइज किया जाए, उसकी अक्सबंदी इस तरह से हो कि वो आपके दिलों में घर कर जाए और ये पैगाम हर ज़बान ज़द-ए-आम हो जाए। सफदर हुसैन कुरैशी साहब की तैयार करदा एक डॉक्यूमेंट्री जिसे कहा गया कब्जे की दास्तान, मुलाहिजा कीजिए आप। सत्ताईस अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का सियाह और बदनसीब दिन। डोगरा राज की 100 साला गुलामी के बाद भारतीय नौआबादियाती जबर का आगाज हुआ। 27 अक्टूबर 1947 को कर्नल देवान सिंह की क़यादत में सिख बटालियन ने श्रीनगर में कदम रखा। महाराजा कश्मीर 2 दिन कबल श्रीनगर से फरार हो चुका था। रियासत पर अपना कंट्रोल खो देने और दारुल हुकूमत से भागने के बाद उसके पास कश्मीर का इल्हाक करने का कानूनी हक खत्म हो चुका था। मुमताज बरतानवी मुसन्निफ एलिस्टर लैम मुआहिदा इल्हाक की दस्तावेज में तारीखों का मुख्तलिफ होना और टाइप शुदा मुसव्वदे में अगस्त को काट के हाथ से अक्टूबर लिखने को जालसाजी से ताबीर करता है। आलमी अदालत इंसाफ के साबिक सीनियर जज सर जेराल्ड मारिस ने 1949 में इस इल्हाक की कानूनी और आईनी हैसियत पर 4 बुनियादी और ठोस एतराजात उठाए। उनके मुताबिक महाराजा इल्हाक के वक्त आजाद नहीं थे, यानी वो भारत के फौजी और सफारती दबाव के जेर असर था। दूसरा, महाराजा के पास इल्हाक को यकीनी बनाने के लिए रियासत का कंट्रोल नहीं था। उनके खिलाफ अपने ही लोगों ने बगावत करके आजाद हुकूमत कायम कर ली थी। तीसरा, इल्हाक की पेशकश मशरूत तौर पर कबूल की गई थी, यानी मुकम्मल इल्हाक को लोगों की मर्जी और राय से मशरूत किया गया था। चौथा, पाकिस्तान ने महाराजा के साथ कायमा मुआहिदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी। बैरिस अपनी राय में कश्मीर का मौजना बैलेटिक्स की रियासतों से करते हुए कहा कि जायज इल्हाक न होने की सूरत में ये दरअसल फौजी ताकत के बलबूते पर एक तरह का कब्जा था। This matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. अगरचे कश्मीर का मुतनाज़ा इल्हाक शुरू में इस्तिस्वाबे राय से मशरूत किया गया था, नेहरू और कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की इस्तिस्वाबे राय की शर्त को महज दुनिया को दिखाने के लिए मंजूर किया था, मगर उनकी हकीकी सोच और मुस्तकबिल के इरादों का इजहार मारूफ भारतीय दानिश्वर और सहाफी कुलदीप नैयर की इस तहरीर से होता है। उन्होंने अपनी आप बीती में नेहरू के माउंटबेटन से गुफ्तगू का जिक्र कुछ यूं किया है। हिंदुस्तानी सिपाहियों के कश्मीर पर फौजी कब्जे और शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार में होते हुए इस कदर प्रोपेगेंडा और दबाव डाला जाएगा कि एक आम मुसलमान को कभी जरूरत ना हो सकेगी कि वो पाकिस्तान के हक में राय दे। कश्मीर के पुरफरेब इल्हाक के बाद हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 370 के जरिए दिफा, करेंसी
और खारजा उमूर को छोड़कर कश्मीर से अंदरूनी खुद मुख्तारी का वादा किया गया। बाद के अदवार ने साबित किया कि ये यकीन दहानी एक आईनी फरेब था। 14 मई 1954 को एक सदारती फरमान के जरिए आर्टिकल 370 में पहला नकब लगाया गया। इस हुक्मनामे के जरिए हिंदुस्तान की हुकूमत को इन शोबाजात और उमूर में कानून साजी का इख्तियार मिल गया जो कि दिल्ली मुआहिदे के तहत कश्मीर असम्बली को हासिल था। ये आर्टिकल 1964 में मजीद बेमानी और बेरूह हो गया जब हिंदुस्तानी आइन की दफात 356 और 357 को कश्मीर पर लागू करके सदर रियासत और वजीर आजम कश्मीर के ओहदों का खात्मा हुआ। पाकिस्तान ने उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा में इसे हिंदुस्तान के कश्मीर को जम करने की मजमूम कोशिश करार दिया था। 23 जुलाई 1975 और 30 जुलाई 1986 के सदारती अहकामात ने आर्टिकल 370 और भारतीय यकीन दहानियों की साख को कागज के एक टुकड़े तक महदूद कर दिया। इस आर्टिकल के बारे में भारतीय हुक्मरानों की सोच और दरपर्दा मकासद को समझने के लिए पंडित नेहरू की 27 नवंबर 1963 में लोकसभा में की गई तकरीर ही काफी है, जिसमें उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 की हैसियत खत्म हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि इस सिमत में गुज़श्ता बरसों के कई ऐसे इक़दाम हैं जिनकी बदौलत कश्मीर और इंडियन यूनियन का ताल्लुक मजबूत हुआ है। कश्मीर का भारत से इल्हाक हो चुका है। हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 की हैसियत में बतदरीज कमी हो रही है और हम इस अमल को जारी रखेंगे। पंडित नेहरू से जाती दोस्ती का दम भरने वाले शेख अब्दुल्ला की आक़िबत नाअंदेशी ने कश्मीर की किस्मत पर गुलामी के साए मजीद गहरे कर दिए। 1951 में कश्मीर का वजीर आजम बनने और 1952 में मुआहिदा दिल्ली को अपनी फतह समझने वाले शेख अब्दुल्ला को 1953 में तौहीन आमेज तरीके से इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया। आने वाले 11 बरसों तक शेख अब्दुल्ला को कैद में रखकर हिंदुस्तानी सरकार ने बदअहदी और सियासी चालबाजी के जरिए कश्मीर को यूनियन में जम करने के अमल को तेज कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले भारत ने कश्मीर में जमहूरी अक़दार को रोंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मकबूजा कश्मीर में 8 मरतबा गवर्नर राज नाफिज रहा। 1990 से 1996 यानी 6 साल तक गैर जमहूरी सदारती राज तले कश्मीर में बर्बरियत और जबर का नंगा खेल खेला गया। इसी अरसे में गैर इंसानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के निफाज के जरिए कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 22 जून 2018 और 8 जुलाई 2019 को इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स में इन क़वानीन को गैर इंसानी करार दिया है। 5 अगस्त 2019 जब बीजेपी की हुकूमत ने बरसों की पेवनकारी से बेमानी हो जाने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा किया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। मोदी हुकूमत ने इस एजेंडे की तकमील करके 27 अक्टूबर 1947 को कायम होने वाले नौ आबादियाती निजाम की तकमील का सामान कर दिया। कश्मीर पर नाजायज कब्जे के बाद हिंदुस्तान ने इसे एक मफतूहा इलाके की तरह इसका निजाम नौ आबादियाती तर्ज पर चलाया। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर के 25 चीफ सेक्रेटरीज में से सिर्फ 8 मुसलमान थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 98 अफसरान में से सिर्फ 8 कश्मीरी मुसलमान थे। 1947 के बाद हिंदुस्तान का कश्मीर पर कब्जा हिंदुस्तान नवाज सियासतदानों की दिल्ली से वफादारी का मरहून मिन्नत रहा। ये सियासतदान कश्मीरियों को महदूद खुद मुख्तारी के ख्वाब दिखाते रहे। तारीख के कटहरे में इन अनासिर के मुगालते और हिंदुस्तान का मकर फरेब कैसे बेनकाब हुआ। We the people of Kashmir, our leadership who had aligned with India with great hope and rejected two-nation theory, it seems that, we were wrong in choosing India over Pakistan. इसको समझने के लिए शेख अब्दुल्ला की आप बीती के इस इक़्तिबास पर गौर करें।
शेख अब्दुल्ला के मुताबिक एक मुलाकात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे ये नसीहत की थी। मैं आपके बाप की मानद हूँ और मैंने सियासत में अपने बाल सफ़ेद किए हैं। मेरा तजुर्बा है कि हिंदू पर एतबार नहीं किया जा सकता, कि कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। मैंने ज़िंदगी भर उनको अपनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनका एतमाद हासिल करने में कामयाबी नहीं हो सकी। वक्त आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी और आप अफसोस करेंगे। शेख अब्दुल्ला के फर्जंद और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ख्यालात सुनिए। Was Jinnah right? Or was Sheikh Abdullah right? That we cannot live together. We have to have a separate land. That's what Jinnah said. When Jinnah was even offered by Gandhi his prime ministership, he said, no, you can give me the prime ministership, but your majority can throw me out any time. Today they have started thinking on that point also. Was he right? बाप का मुगालता और बेटे का पछतावा ही कश्मीर की सारी तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तारीख ने अपना फैसला सुना दिया है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तारीख़ ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अगर हम तारीख़ की बात करें तो बचपन में हमने बहुत सी किताबें पढ़ी जिसमें हमने कश्मीर की तारीख़ के हवाले से कुछ लेसन्स पढ़े, और उसके अलावा हमारे मौशूदी उलूम की किताब हो, मुताला पाकिस्तान की किताब हो, या फिर वो स्टूडेंट्स जो IR के हैं वो भी कश्मीर की तारीख़ पढ़ चुके हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी कि कश्मीर की तारीख़ दिन ब दिन बदलती रहती है। हम दिन ब दिन देखते हैं कि कश्मीर के हालात मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। चाहे बहुत सारे मुसन्निफ़ीन हों जिन्होंने बहुत सारी किताबें तख्लीक़ कर रखी हों, बहुत सारे ऐसे कॉलम निगार जो कि कश्मीर का हाल अहवाल अपने अखबार के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर इन सब का मजबूआ हम इकट्ठा कर पढ़ने की कोशिश करें तो यकीन जानिए एक लाइब्रेरी वजूद में आ जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद वज़ारत इत्तलात की जानिब से कब्ज़े की दास्तान को आपके लिए इस मखसूस अंदाज में पेश किया गया ताकि अक्कासी की जा सके उस तमाम तर मंजर की जो कि 27 अक्टूबर 1974 को पेश आया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 74 बरसों का चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत करता आया है। इस हकीकत के पेश नज़र कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के तहत कश्मीरी आवाम को इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए ताकि वो ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मंजिल का तयन कर सकें। कश्मीरी आवाम की इस जुर्रत पसंदाना तहरीक और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए अब मैं दावत दूंगी जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और आज इस मौके की मुनासबत से अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेरे दोस्त वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब, मोअज़्ज़ज़ अफराद जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मशाल मलिक साहिबा, और जिन लोगों तक ये हमारी बात पहुँच रही है, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। आपने तारीख़ के एतबार से तो यहाँ सारी गुफ्तगू सुनी कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म हुआ, मगर इसके अंदर एक बात रह गई थी कि कश्मीर के ख़ित्ते को अंग्रेज़ों ने जब बरतानिया की हुकूमत यहाँ पर आई तो इन बेचारों को 20 लाख रुपए में डोगरा राज को बेच दिया गया था। 100 साल वो उसका डोगरा राज का जुल्म सहते रहे। उसके बावजूद वहाँ पर जज्बा और मुसलमानियत उनकी कायम रही।
दुनिया की तारीख में किसी खित्ते के अंदर इस बात का इम्कान कभी हुआ ही नहीं कि लोगों के मज़ाहिब बदल दिए जाएं। इसी के मुकाबले में आप देखिए कि यूरोप के अंदर जो यहूदियों के ऊपर जुल्म होता रहा, मुसलसल कई सदियों तक होता रहा, मुख्तलिफ आबादियों को महसूर करके रख दिया गया। जर्मनी के अंदर जहाँ इनको बर्लिन के अंदर जिस तरह से इनको कई साल शहर के अंदर रहने नहीं दिया जाता था, वो एक पट्टी थी जो 20 फुट चौड़ी थी और 4 किलोमीटर लंबी थी, उसके अंदर वो रहे। मगर उन्होंने किसी ने अपना मजहब नहीं बदला, वो जुस्तजू करते रहे। और फिर उसके बाद जब उनको कहीं आबाद कर दिया गया ज़बरदस्ती, तो वो भी भूल गए कि क्या मजालिम जिनके थ्रू वो गुजरे थे। और उसी तरह से एक बड़े खित्ते को जो गज़ा मिसाल के तौर पर कहलाता है, वो भी कोई चंद किलोमीटर चौड़ा है और 15-20 किलोमीटर लंबा, उसके अंदर सारी आबादियों को वहाँ भी महसूर किया गया। मैं इस वजह से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो मर्जी आए सोच ले, भारत जो मर्जी आए कर ले, ये जो जज्बा आज़ादी है ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। आपने फिर देखा वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से जीती तो लड़कियों ने भी, आज जो इमेजेस दिखाए जा रहे थे, तो वहाँ लड़कियों ने भी जश्न मनाया। हिंदुस्तान से जीती तो भी जश्न मनाया गया श्रीनगर के अंदर। अच्छा, ये है खेल, इसके अंदर कोई गद्दारी की कैफियत नहीं है, मगर सारा इंडियन मीडिया लोगों को ये कहता रहा, बताता रहा कि ये देखो ये है गद्दार। अच्छा, जब सारा मीडिया ये कहता रहेगा कि देखो ये है गद्दार, कोई मुसलमान के साथ हमदर्दी क्या नहीं कर सकता? अगर ये है गद्दार, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात इस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त लोग मस्जिदों के लिए ह्यूमन चेन बना रहे हैं, और कल को यह होगा कि यही लोग जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाई, इन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा। हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर मजालिम करते करते इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी मुसलमान कौम जो वहां आबाद है वो सब गद्दार है। हिंदुस्तान अपने अंदर आग लगा रहा है। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब दी एंड ऑफ इंडिया 2004 के अंदर लिखी, और उसने लिखा कि किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान अपने आप को अंदर से ख़त्म कर रहा है। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि जब स्टेट फेक न्यूज़ की बुनियाद पर काम करेगी तो वो उस तरह हो जाएगी, जितनी मर्जी आए कोशिश कर लें। एक फ्रेंच ऑथर था, नॉवेलिस्ट, उसका नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, जो चेकोस्लोवाकिया से माइग्रेट करके फ्रांस गया। उसने 20वीं सदी के अंदर ये बात लिखी कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसका कल्चर मस्ख कर दो, उसकी तारीख मिटा दो, उसकी अक़दार की नफ़ी करो और एक नई तारीख रकम करो, नई तारीख लिखो, नया कल्चर अपनाओ, तो वो कौम मस्ख होगी। मगर वो कौम अगर अपनी याददाश्त को मरने ना दे और हटने ना दे तो उसकी आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर यही कोशिश है कि हिंदुस्तान अपनी तारीख को बदलना चाहता है। जो मुग़लों का दौर था, जिस ज़माने के अंदर अकबर के ज़माने में और मुग़ल बादशाहों के ज़माने में जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की भी करता रहा, चलता रहा, कहा जाता है दुनिया का 25% GDP हिंदुस्तान में पैदा होता था। वहाँ पर जिस अंदाज की नफ़रत चलाई जा रही है वो कश्मीर का रिएक्शन है। कश्मीर के एतबार से, कश्मीर के साथ वो 70-74 साल में मोहब्बत का ताल्लुक पैदा ना कर सके। आज अगर आप देखें, हिंदुस्तान खोलकर दुनिया को दिखा नहीं सकता कि कश्मीर के अंदर हालात क्या है। हमारे यहाँ हमने कश्मीर प्रीमियर लीग करके दुनिया को दिखा दिया कि कितना पुरअमन माहौल है, और वहाँ श्रीनगर के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर हमारे वहाँ के मुजाहिदीन
मुकाबला करते रहते हैं, पिसते रहते हैं, जाने देते रहते हैं, नाबीना हो जाते हैं मगर कश्मीर की बात करते हैं पैलेट गन्स के जरिए। औरतें बेवा हो जाती हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। लोग शहीद होते हैं, उनके वालिदैन और उनकी औलाद जो है वो आज़ादी की बात करती है। पूरे पूरे गांव को मैसूर करके ये लोगों को मार देते हैं। जब शहीद करने जाते हैं तो लोग उस गांव के सारे निकल कर आते हैं बाहर और हिंदुस्तानी फौजियों का मुकाबला करते हैं। कब तक हिंदुस्तान ये दुनिया को कहता रहेगा कि कश्मीर के अंदर हालात बदल गए? नहीं बदले, नहीं बदलेंगे। मगर पाकिस्तान का भी एक रोल है और आपका भी, और अक़वाम मुत्तहिदा का भी रोल है, मगर हम मुसलसल उससे नाउम्मीद होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसूलों पर जो वादा किया गया था, उसूलों पर यह तय था कि जो रियासतें मुसलमान अक्सरियती रियासतें हैं वो पाकिस्तान में जाएंगी, बिलखुसूस जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं। वैसे तो हैदराबाद के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा किया, जूनागढ़ पर कब्जा किया, मानाबदर पर कब्जा किया, सरदारगढ़ पर कब्जा किया, जो मुसलमान रियासतें थीं मगर हिंदुस्तान के, भारत के ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर थीं। कश्मीर तो हमारे पास था, मगर जब बाउंड्री कमीशन बैठा तो बाउंड्री कमीशन ने एक शरारत ये की कि वो हिस्सा कश्मीर के नीचे जिसकी वजह से हिंदुस्तान का रास्ता बनता था, जो मुसलमान अक्सरियती इलाका था, वो हिंदुस्तान को दिया गया। ऐसे ही सिलहट के ऊपर आसाम से लैंड का ताल्लुक बरकरार रखने के लिए मुसलमान अक्सरियती हिस्सा, एक जो बिल्कुल छोटी सी पट्टी थी जो मशरक़ी पाकिस्तान और नेपाल के बीच में 13 या 14 मील की पट्टी थी, वो हिंदुस्तान को दी गई। ये शरारत हमारे साथ हुई है। ये अंग्रेज साम्राज्य ने हमारे लिए वो आग की अंगीठी छोड़ कर गए तासुबात की बुनियाद पर, क्योंकि असल में तो मुसलमान राज को इन्होंने ख़त्म किया था। और तारीख़ जो जुल्म और ज़्यादती मुसलमानों पर हुई है, तो अगर आपको मौजूदा ज़माने की किताबें देखनी हो तो द लास्ट मुग़ल आप देखिए, और बहुत सारी किताबें आपको ये बताएंगी कि दिल्ली 1857 की दिल्ली के अंदर जिस अंदाज से हर मर्द को जो नज़र आया बाज़ार में, आबादी के अंदर, उसको मारा गया, हज़ारों की तादाद में वहाँ खून बहाया गया। तो वो दुश्मनी क्योंकि मुसलमान में मुकाबला किया, और 1887 की जंग आज़ादी तो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने भी उसके साथ मुकाबला किया अंग्रेज़ साम्राज्य का। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि कश्मीर की साइकी और कश्मीर की मुखालफत के अंदर उसने अपने सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान में और माइनॉरिटीज़ को अपने ख़िलाफ़ गद्दारी के लिए उकसा रहा है। तो वो खुशवंत सिंह की द एंड ऑफ इंडिया, दैट इंडिया विल वाइप आउट इटसेल्फ एंड इट डजंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू दैट, ये वहाँ पर हो रहा है। जो जुल्म और ज़्यादती कश्मीर में है, मैं कश्मीरी भाइयों बहनों नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मत हारो, लगे रहो। तुम्हें जैसे फवाद चौधरी साहब ने फरमाया, फवाद चौधरी साहब को मेरा बस चले तो एक ज़माना था जब कहा जाता था कि भाई जंग व जदल के अंदर तो लोग बहुत सारे शहीद होते हैं, अपने बड़े पहलवानों को लड़वा दो, जो जीत जाएगा आ जाएगा। तो मैं तो फवाद चौधरी साहब को वहाँ प्लेस करता हूँ कि वो एक डिबेट के लिए तैयार हो जाएं। फवाद चौधरी साहब कश्मीर जिताकर हमें आ जाएंगे। तो ये कैफियत इस वक्त कोई आर्गूमेंट, कोई बहस, कोई मंतिक इंडिया के फेवर में नहीं है। मगर पाकिस्तान कहाँ परेशान है? पाकिस्तान इस बात पर परेशान है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वो अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी उम्मीदों पर कश्मीरियों ने भरोसा किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भरोसा किया, सीज़ फायर किया, वो उम्मीदें बराबर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ अक़दार की, मोरालिटी की कोई बुनियाद ही नहीं रही बाकी। वेस्टेड इंटरेस्ट भारी रहते हैं, लिहाजा मेरे कश्मीरी भाई जान दे रहे हैं हर एतबार से। लिहाजा पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को एक तो सोशल मीडिया के एतबार से
जो मजालिम वहाँ के हैं वो दुनिया को बार बार हमें दिखाने चाहिए, बार बार दिखाने चाहिए। मजालिम खुद देखकर, कहानी नहीं, मजालिम अपनी आंखों से देखकर जो है वो दुनिया के लोग मुतासर होते हैं। ये करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, हम वादा करते हैं कश्मीरी भाइयों बहनों बच्चियों बेटों के साथ कि हम उनका इखलाकी साथ देंगे। हम हर एतबार से हर फोरम के अंदर, दुनिया के अंदर उनका मुकदमा लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि मुझे ख्याल ये होता है कि जो मसाइल हिंदुस्तान अपने लिए, अपने मुल्क के अंदर तीली लगाकर अपने आप को आग लगा रहा है, उसी रास्ते से शायद मेरा कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जिन शहीदों के लवाहिकीन वहाँ पर हैं उनसे मैं ताज़ियत भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। जो जद्दोजहद उनकी चल रही है उस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ उस चीज़ को एडमायर भी करता है, उनके साथ भी खड़ा है, साथ न छोड़ेगा, न छोड़ा है और न पहले कभी छोड़ा। तो लिहाजा मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि ये रात ही तो है ना, सहर भी तुलू होगी और अनकरीब, ज़्यादा देर नहीं है, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब सदर अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए। और आपने दुरुस्त कहा कि हर रात की एक सुबह होती है और हम भी उस सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करेंगे कि जब कश्मीरी बहन भाई एक आज़ाद रियासत में खुलकर सांस ले सकेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि जब हम सुबह आँख खोलते हैं तो हमारे इर्द गिर्द चीखों पुकार नहीं होती, खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी नहीं होता, किसी का जनाजा किसी घर से नहीं उठ रहा होता। बट एनीवेज़, हम चूँकि आज की इस महफ़िल की मुनासबत से यौम स्याह के हवाले से आज की इस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं, तो आप सबसे, जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा था, आगाज़ में भी कहा था कि कोशिश की जाएगी कि सुर के ज़रिए, कलाम के ज़रिए, ताल के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक मैसेज दुनिया भर तक पहुंचाया जाए और बताया जाए कि हाँ, हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और इसी मुनासबत से जहाँ हमने डिफरेंट परफॉर्मेंसेस आपकी खिदमत में पेश करनी है, वहीं पर मैं जिक्र करूँगी लाल बैंड का, जो कि अपने पुरजोश कलाम और अपने म्यूज़िक के वजह से बहुत ही पहचाने जाते हैं। तो लाल बैंड की टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। तैमूर तो आ चुके हैं। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तैमूर, आप रेडी हैं फिर आज अपनी आवाज़ का जादू जगाने के लिए? कोशिश करेंगे और बस 2 मिनट चाहिए हमें सेटअप करने में। बस मुझे पता है ये जो आपके 2 मिनट है ये मेरे पर कितने भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जितने में हमारे शुरका हैं उनको एंटरटेन करना हो या उनसे बातचीत करनी हो, उसके लिए मेरी कोशिश जो है वो मैं भरपूर तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक आप अपना ये सेटअप अरेंज कर रहे हैं उस वक्त जो हमारे बाकी यहाँ पर मेंबर्स हैं जो कि आज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़रा बोर ना हो। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, सबसे पहले तो थैंक यू मैं कहूँगी उन सभी अफराद को, उन सभी शख्सियात का कि जो कि आज इस तकरीब में मौजूद हैं। मिस्टर एंड मिसेस प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट तो हर जगह जाते हैं, लेकिन बेगम प्रेसिडेंट जो है वो भी उनका साथ नहीं छोड़ती और आज वो भी इस आज की खूबसूरत शाम में हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे सामने मौजूद हैं, मुस्कुरा रही हैं। आपको भी मैं वेलकम कहूँगी क्योंकि शाम जो है वो मज़ीद अब रंगीन होने वाली है। एमडी साहब यहाँ पर बैठे हैं। एमडी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे बड़ी कम मुलाकात होती है क्योंकि आप हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं और मैं न्यूज़ डिपार्टमेंट में होती हूँ, तो लिहाजा आपने वैसे भी मास्क लगाया हुआ है। फवाद चौधरी साहब, आप SOPs फॉलो नहीं कर रहे, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। और बाकी भी यहाँ पर बहुत सी शख्सियात मौजूद हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर शहीरा शाहिद साहिबा भी यहाँ पर मौजूद है। अब चूँकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ तो मैं इस बात का तयन नहीं कर सकती कि गालिबन वही है या नहीं है। मिशाल मलिक साहिबा आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी मैं अगेन वेलकम कहूँगी। और तैमूर, आप रेडी हैं? मैं चुप हो जाऊँ ताकि आप शुरू हो जाएं? नाउ प्लीज़ एंजॉय।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हेलो आज के दिन की मुनासबत से जिस कलाम से शुरू करूंगा वो फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है। ये एक ऐसा कलाम है जो कि हमने उस ज़माने में गाया जब कि यहाँ पे वकला तहरीक चल रही थी। बहुत सारे हाज़रीन इस कमरे में ऐसे भी हैं जो इस तहरीक में उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया। कलाम है जी, उम्मीद सहर की बात सुनो, एक नई सहर की बात सुनो। और ये डेडिकेटेड है तमाम यंग लोगों को, क्योंकि यंग लोग जो हैं वही एक नई सहर है। और मुझे पक्का यकीन है कि जब ये जनरेशन बड़ी होगी और समाज की भाग दौड़ को संभालेगी तो ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर एक नया समाज जन्म देगी। आपकी खिदमत में पेश करता हूँ फैज़ साहब का कलाम। जिगर दरीदा जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो। अलम रसीदा दामाने तर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो। जुबां बुरीदा ज़ख्मे गुलू से हर्फ करे, उम्मीद सहर की बात सुनो। शिकस्त पाँव मलाले सफर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो। मुसाफिरे रहे सहराए ज़ुल्मते शब से, अब इल्तफ़ाते सहर की बात सुनो। सहर की बात, उम्मीद 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 सहर की बात। जिगर दरीदा जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो। अलम रसीदा हमारे घर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो। शिकस्त पाँव मलाले सफर की बात सुनो, उम्मीद सहर की बात सुनो। की बात सुनो, उम्मीद सहर 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 की बात सुनो, उम्मीद
की बात सुनो, उम्मीद सार की बहुत शुक्रिया। आप तो हमसे खासा दूर बैठ गए हैं, हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि हम करीब करीब हों। तो अगला कलाम आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ वो ऐसा है जो आपने सुना हुआ है और आपको पसंद भी होगा, और उम्मीद है कि आप इसमें हमारे साथ आवाज़ में आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा। जरा तालियां भी साथ बजाएं, पता चले कुछ नौजवान बैठे हैं यहाँ पे। मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, विरद दम दम अली अली, विरद है दम दम अली अली, विरद दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, सभी लाल कलंदर मस्त मस्त, सगी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, रब ने किन्नी शान बनाई हो, भीतर माते कर्म कमाई, जेड़ा तेरे दर ते आवे नानक दी आली जावे। नीचे एक विरद है दम दम उदम, एक विरद है दम दम उदम, एक विरद है दम दम, दम दम विरद है दम दम, एक विरद 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 है दम दम अली अली, विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, सभी लाल कलंदर मस्त मस्त, सगी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, आखी जमलंगा तू अली 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 अली, आखी जमलंगा, अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा, आखी जमलंगा सारे अपने मन लेंगे, अखी जमलंगा सारे अपने मन लेंगे, आखी जमलंगा सारे अपने मन लेंगे, अखी जमलंगा सारे अपने मन लेंगे, अज नित कल सारे अली अली कहणगे, मस्त 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 मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त मस्त, हम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर
मस्त हूँ मस्त मस्त हूँ मस्त कलंदर मस्त मस्त हूँ मस्त मस्त हूँ मस्त मस्त हूँ मस्त कलंदर मस्त मस्त हूँ मस्त मस्त हूँ मस्त मस्त हूँ मस्त छड़कड़ा घूम छड़कड़ा 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 यार दी गडोली भर दी सोने यार दी गडोली भर दी माही यार दी गडोली भर दी सोने यार दी गडोली भर दी एक मौला कलूं मैं डर दी एक अल्लाह कलूं मैं डर दी सोने यार दी गडोली भर 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 दी सोने यार दी गडोली गडोली यार दी गडोली गडोली यार दी गडोली गडोली यार दी गडोली सोने यार दी गडोली भर दी बहुत शुक्रिया। कुछ अपने बैंड का तारुफ कराना चाहूँगा जो मेरे साथ लाल कमीज पहनकर खड़ी हैं। हाउ अप्रोप्रिएट। माविश वकार मेरी वाइफ हैं जी, ज़रा इनके लिए ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। उनके साथ सारा वकार है मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके लिए भी ज़रा तालियां। पूरा फैमिली बैंड है, फिक्र ना करें। सलमान मलिक मेरे साथ पीछे एक बेस गिटार बजा रहे हैं, नदीम हसन ड्रम्स बजा रहे हैं और नवाज अली मेरे साथ गिटार्स पर हैं। ज़रा बैंड के लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें। जो अगला गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं वो फैज़ अहमद फैज़ ने फ़लस्तीन के लिए लिखा और बहुत सारे लोग जो कॉलम निगार वगैरह हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक दूसरे के करीब तरीन है। और फैज़ साहब ने ये नज़म इसलिए लिखी क्योंकि वो उस वक़्त जिलावतनी के आलम में थे और उनको अपना देश याद आ रहा था। किसको अपना देश ना याद आए। तो उन्होंने ये नज़म लिखी मेरे दिल मेरे मुसाफिर, जो गालिब की नज़म से उन्होंने एक मिसरा निकाल कर एक नई नज़म लिखी, इंतहाई खूबसूरत। उसको आपको पता है हम अपनी मौसीकी एक नए अंदाज़ में पेश करते हैं, तो उसको हमने एक नए अंदाज़ में आपके लिए तरतीब दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सारे के वतन बदर हो हम तुम बे गली गली सदा करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाए किसी यारे नाम पर का हर अजनबी से पूछे जो पता था अपने घर का सर कुए ना सुनाया कभी दिन से रात करना कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना तुम्हें क्या कहूँ ये क्या है शब गम बुरी बला है शब गम बुरी बला है शब गम हो शब गम हो शब गम शब गम
कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। अब आपको एक ऐसा गीत सुनाना चाहूँगा जो कि जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। समझ लें कि ये पहला ऐसा गीत था जो, या पहली ऐसी नज़म थी जो फैज़ साहब की पढ़ के हमें कुछ समझ आई कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गीत जो है एक तरह तो ये बड़ा रोमांटिक गीत है, मगर दूसरी तरफ ये बड़ा ही एंटी रोमांटिक गीत है। तो माविश वकार की प्यारी आवाज और सारा वकार की प्यारी आवाज में हम ये सॉफ्ट सा गीत सुनेंगे। मुझसे पहली सीमा झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में
सदियों के तारीख बहमाना तिलिस्म रेशमो अतलसो गम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए ऊंचा बाजार में जिस्म हाथ में निकले हुए खून में नहराए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए वो अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आपको जरा पंजाबी का कलाम भी सुनाते हैं। वैसे तो दम मस्त कलंदर भी पंजाबी का था। हाँ, कुछ पंजाबी बैठे हैं यहाँ पे। ले जी, ये गीत है बाबा फरीद का कलाम है, फरीदा टुरिया जा। सबक इसमें ये है, वल विच मन विच वल ना पा फरीदा टुरिया टुरिया जा। मतलब है कि घबराना नहीं, डरना नहीं, हमने अपनी जद्दोजहद जो जारी रखनी। जितने मजीद मसाइल हमारे सामने आए, हमने अपनी स्ट्रगल को जारी रखना आपकी खिदमत में। अच्छा जी, देखें, पंजाबी गीत का तो मजा तभी आएगा जब आप इस साथ ताली बजाएंगे। और अगर आपके मोटे हिलने शुरू हो गए तो आपको कोई इसमें कसूरवार नहीं ठहराएगा। टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा मन विच वल ना पा, मन विच वल ना पा फरीदा टुरिया टुरिया जा 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 टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा लो जी, इंज गल नहीं बननी। इतना बड़ा जाला मेरे सामने लगा दिया, मैं आपके करीब नहीं आ सकता, मगर कोशिश करूंगा। काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, उन्ना ही मैं भरिया ते लोग कहन दरवेश, लोग कहन दरवेश, लोग कहन भाई लोग कहन, हाँ लोग कहन दरवेश, काले मेरे कपड़े ते काला फरीदा फरीदा उठ फरीदा फरीदा जग फरीदा जग फरीदा जग फरीदा फरीदा उठ फरीदा सुत्या तू झाड़ू दे मसीह तू सुता रब जागदा तेरे डांटे नाल परी टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा
बाबा फरीद कहते हैं, ओ पंजुर कन्ने सलाम दे, किन्ने पंज, हो पंजुर कन्ने सलाम दे ते छेवाई फरीदा टुक, पंजुर कन्ने सलाम दे ते छेवाई फरीदा टुक, ते जे छेवा ना लबे ते पंजो ही जांदे मुक। फरीदा टुरिया टुरिया जा, 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 फरीदा टुरिया टुरिया जा। काले मेरे कपड़े, केड़े रंग से कपड़े? काले, काले मेरे कपड़े ते काला मेरा बेस, नाही मैं भरिया, कैन दरवे, काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, नाही मैं भरिया ते लोग कहन दरवेश, काले मेरे कपड़े ते काला फरीदा, फरीदा उठ फरीदा सुत्या तू झाड़ू दे मसी, तू सुता रब जागदा ते डाटे नाल फरी। टुरिया टुरिया जा, फरीदा 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 टुरिया टुरिया। मैं टुरिया टुरिया, साह चढ़ जाए, ठहर जा, टुरिया टुरिया जा। ये जी आखिरी गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि आज की महफिल का आखिरी गीत अल्लामा इकबाल की शायरी पर मबनी होना चाहिए। मुझे कॉम्पेयर बता रही थी आज के शो से पहले कि अल्लामा इकबाल हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद कश्मीर, so it's only appropriate that we end today's performance with our national poet. गीत से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की हुकूमत जिस तरह से इंडिया को तब्दील कर रही है, ये ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि मैं समझता हूं कि इंडियंस के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी मुल्क और रियासत को किसी एक शनाख्त के साथ जोड़ दें, चाहे वो इस तरफ हिंदू शनाख्त हो या उस तरफ इजराइल के अंदर वो जूइश शनाख्त हो,
तो उस शनाख्त के नतीजे में ही जो दूसरे मज़ाहिब के या शनाख्तों के लोग होते हैं वो हमेशा उस रियासत के अंदर इनसिक्योर फील करेंगे, और अगर इनसिक्योर नहीं फील करेंगे तो कम से कम उनके हकूक जो हैं वो बराबर के नहीं तस्लीम किए जाएंगे। जितनी भी रियासतें दुनिया में हैं उनमें से वास्ट मेजॉरिटी जो हैं वो मल्टी एथनिक स्टेट्स हैं, गुलदस्ते हैं फूलों के, एंड वी शुड सेलिब्रेट दैट डाइवर्सिटी, नॉट अटेम्प्ट टू क्रश इट। वो पाब्लो नेरूदा ने कहा था, यू कैन क्रश ऑल द फ्लावर्स बट यू कैन नॉट स्टॉप द स्प्रिंग। आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल का कलाम। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दर दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंशक के फरमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तान ने जमहूर का आता है जमाना, और से सुने इकबाल कहते हैं, सुल्तान ने जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को हम तुमको नजर आए मिटा दो, जिसके तैना को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर पोशाए कसम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। इकबाल कहते हैं, ठहर जाओ, मुझे जरा आवाम के करीब आने दो, इधर से बात नहीं बनेगी, मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूँ, मैं आपके करीब होना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो, हक राह बस जो दे सनमा राबत वाफे, बेहतर है चरागे हरमों दे बुझा दो। मैं ना खुशो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। तहजीबे नवी कार गए शीशा करा है, आदाब जनू शायरे मशरिक को सिखा दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दर दीवार हिला दो, गरमा गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंशक के फरमाया को शाही से लड़ा दो। उठो मेरी दुनिया, उठो मेरी दुनिया, उठो मेरी दुनिया, उठो मेरी दुनिया। अच्छा नौजवानों, जो मैं गाऊंगा आपने मेरे साथ गाना, रेडी? आसान सा है। मैं पूरा मिसरा तो पूरा फ्रेज तो गा लूं यार। इस तरह है, अब आप गाएं, कम ऑन।
नहीं भी ऑन होगा तो आप तक जाएगी। माइक ऑन हो चुका। मैं थोड़ा बाइक से ज़रा पीछे हट जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ऊंची आवाज़ में बोली थी। लाल बैंड की परफॉर्मेंस डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और मतलब हम लोग पीछे थे और यकीन जानिए कि दिल कर रहा था वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाए। तो जिस वक्त तैमूर आप सबके दरमियान यहाँ पर आए तो मैं भी अपने फरते जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और कोशिश तो थी कि आपके दरमियान आ जाऊँ, आप लोगों के पास आकर खड़ी हो जाऊँ, लेकिन यहाँ भर भी तो खड़े होना था। बट एनीवेज भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया लाल बैंड की तरफ से और तैमूर माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग, आपकी मिसेस। और जैसे कि मैंने पहले भी बेगमात का यहाँ पे हवाला दिया था तो डेफिनेटली आज की जो शाम है वो एक फैमिली फंक्शन के नाम है। और साथ ही साथ इससे पहले कि मैं अपने अगले सिंगर को अनाउंस करूं, उनकी अगली परफॉर्मेंस को मैं अनाउंस करूं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर मेरे लिए मुश्किलात और मुझे अब आप लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे इन इंस्ट्रूमेंट्स के बाकायदा तौर पर नाम तो नहीं आते बड़े भरपूर अंदाज में, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर पियानो भी है और इसको तबला कहते हैं। और अगर मैं गलत हूँ तो आप में से कोई मेरी रहनुमाई कर भी सकता है कि किस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। मेरे डायरेक्टर न्यूज़ पीछे खड़े हुए हैं और अगर आप ही कुछ बता देंगे तो ज़रा कहते हैं ना कि वो एंकर की तस्हीह करनी होती है, फंबल निकालने होते हैं। अच्छा आंसारी साहब कह रहे हैं मैं खान साहब नहीं हूँ। अब ये कौन से वाले खान साहब का जिक्र करें साई साहब आप? अब उनका उन्हें नहीं पता। खैर एनीवेज आपको मैं मज़ीद कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगी। और यहाँ पर ये जो बाकी का मामलात हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि सून एज़ पॉसिबल यहाँ पर सेटअप अरेंज कर दिया जाए ताकि हम मौसीकी का जादू मज़ीद जगा सकें। वैसे लाल बैंड ने जो मोमेंटम बांध दिया है, जो हाइप क्रिएट कर दिया है आज के इस शाम की, आई विश कि जो हमारे अगले सिंगर हैं, जो हमारे अगले परफॉर्मर हैं, वो इसमें मज़ीद भरपूर तरीके से चार चांद लगाएंगे। कुछ मिनिस्ट्री के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, नाम लूँ ना लूँ एक अजीब सी कश्मकश है। मरियम बैठी हुई है यहाँ पर, मैंने देख रही हूँ। हाय मरियम। सुलेमान राशिदी साहब यहाँ पे बैठे हैं। हाय सुलेमान, हाउ आर यू? और इसके अलावा मिनिस्ट्री के बहुत से ऐसे स्टाफ जो कि मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। इसमें तसव्वुर हैं, ज़ैगम अब्बास हैं। अब मैं उनको देख तो नहीं पा रही हूँ कि वो कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है छुट्टी करके शायद चले गए हैं। और बाकी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर राशदी और मरीम को मैं यहाँ पर देखूँ तो मतलब ये कि वो छुट्टी कर गए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर हिला के मुझे जवाब दिया जा रहा है कि सर आप कुछ ऐसा ही है। और कुछ ऐसे में ये मज़ीद टाइम पर टाइम लिया चला जा रहा है और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों से मज़ीद क्या बात करूँ। क्या कह रहे सही साहब आप? मुझे आप सही से अच्छा हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर मुझे आप बता दीजिए कि आप अरी बसर साहब आ रहे हैं या बानो होंगी हमारी अगली परफॉर्मर। ठीक है, बानो साहिबा हमारी अगली जो हैं वो बानो कशमाला साहिबा हमारी अगली परफॉर्मर होंगी। मलिका कश्मीर इन्हें कहा जाता है और डेफिनेटली अच्छा खैर मुझे ये था कि अभी थोड़ी देर में अरी बसर साहब परफॉर्म करेंगे, बट डेफिनेटली बानो साहिबा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो अगली आवाज़ का जादू जो है वो आप बानो की आवाज़ में सुन सकेंगे, जिन्हें मलिका कश्मीर कहा जाता है और प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी उन्हें दिया जा चुका है। और आप सबकी भरपूर तालियों में बानो इस वक्त स्टेज पर। तो मेरी ड्यूटी यहाँ पर तमाम हुई और अब ये स्टेज और ये मौसीकी के सुर और ताल बानो आपके हवाले। प्लीज़ कंटिन्यू। नाज़रीन, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में यौम सियाह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस तकरीब को देख रहे हैं। आज की तकरीब का बुनियादी मकसद शहदाए मकबूजा कश्मीर को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करना है। जो कुर्बानियाँ वो वहाँ दे रहे हैं उसको सराहना है और उनके साथ अपनी यकजहती का इजहार करना है। और मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हूँ। आज के मौका मुनासबत से मैं कुछ नगमे पेश करूंगी, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएंगे।
पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में यौम सियाह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज की तकरीब का मकसद शोहदाए मकबूजा कश्मीर को खराज तहसीन पेश करना है। आपने सुना सदर ममलिकत ने इस तकरीब से खिताब किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जबरो इस्तिबदाद को, जो कि 7 दहाइयों से भी ज़ायद अरसे पर मुहीद है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कश्मीरियों की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत से कबल वज़ीर इत्तलात ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में और जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह का जश्न मनाया गया है, उससे आंखें खुल जाती हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि हज़ारों कश्मीरी बहनों ने अपने बेटों को खोया है, इस जद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में अपने भाइयों को खोया है, लेकिन फिर भी उनका अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। पाक चाइना जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम भी कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो, जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। हंसती गाती रोशन वादी तारीकी में डूब गई, बीते दिन की लाश पे दिल में रोती हूँ, तो भी रो, तू भी रो, तू भी रो, जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन को, जीवन को। नाज़रीन, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में यौम सियाह के हवाले से तकरीब जारी है। आज की तकरीब का मकसद शोहदाए कश्मीर को खराज तहसीन पेश करना है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी खबरनामे में।